हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 30 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी आईएलओ के द्वारा। राफेल एमजेट ये 26 की मात्रा में खरीदे जाएंगे, राफेल मरीन, और ये 63,000 करोड़ में डील हुई है। किसके से? भारत और फ्रांस के साथ। कुनो नेशनल पार्क में चीता नीरवा ने 5 शावकों को जन्म दिया है। इस जन्म के साथ अब मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में टोटल चीतों की संख्या हो गई 29। देश भर में कुल संख्या हो गई 31। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने राफाल और सुखोई 30 के साथ अभ्यास आक्रमण किया है। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने 87 मेडल जीते, जिसमें 83 गोल्ड थे। इसके अलावा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया मधुसूदन साई को। आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट और अवार्ड्स में टोटल 6 पुरस्कार जीते हुए हैं। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था गलत सूचना फैलाने के एवज में पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर बैन लगाया गया। टोटल ऐसे 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बंद किए गए। 17वीं टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु दौड़ में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पुरुष स्पर्धा में जीता है अभिषेक पाल ने, महिला में जीता है संजीवनी जाधव ने, और आईपीएल के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया वैभव सूर्यवंशी ने। 35 गेंदों में शतक पूरा किया है इन्होंने, राजस्थान रॉयल की टीम से हैं। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी पीजीएफ क्विज ये आप सबको मिलेगी एमजेटी ऐप पर, वहां से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एक और जरूरी सूचना, मंथ एंड ऑफर जो है ये एक्टिव हो गया है इस पर भी, और इसके तहत आप 3 महीने की ई बुक जो आप 199 में पाते थे वो आप पाओगे 50% डिस्काउंट पर, सिर्फ आज के लिए, क्योंकि मंथ एंड सेल है और आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन आपको मंथ एंड पर ये दिया जा रहा है। ठीक है ना, 50% डिस्काउंट पर, यानी कि ये 199 पर और ये 149 पर और ये 99 पर मात्र आपको मिल रहा है। 3 महीने तक आप 50+ ई बुक का एक्सेस कर पाओगे एमजेटी एजुकेशन का। ठीक है, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस आज यानी 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है आयुष्मान भारत दिवस। ये आयुष्मान भारत योजना की याद में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या पीएमजेएवाई योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इस योजना के तहत क्या होता है कि नागरिकों को 5 साल तक 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज फ्री में दिया जाता है। 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज दी जाती है। और इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी ने रांची झारखंड से की थी। आगे बढ़ते हैं, ये प्रमुख दिवस हैं आज। अब आखिरी दिन है तो आखिरी बार अप्रैल का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जितने भी दिवस आए हैं अभी तक उन सब का। ठीक है, कल से शुरू हो जाएगा मई। तो 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस या ओडिशा राज्य स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। इसके अलावा 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। क्लियर है? सभी महत्वपूर्ण दिवस ये रिवीजन में बार बार कराता रहता हूं, जिससे आप बार बार पढ़ते पढ़ते दिमाग में बैठा लो इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? वय वंदना योजना इसे शुरू किया है अभी दिल्ली सरकार ने। दिल्ली में आप जानते हो नई सीएम बनकर आई हुई हैं रेखा गुप्ता। उन्होंने अभी हाल ही में इस योजना की शुरुआत दिल्ली में कर दी हुई है। ये वय वंदना योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से प्रेरित है और उनके सपोर्ट में भी है। ठीक है, तो इसीलिए आपको केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी दिख जाएंगे
और ये रेखा गुप्ता भी आपको दिखेंगी। तो दोनों ने मिलकर दिया। अब दोनों ने मिलकर के क्या मतलब, इसका मतलब ये है इसके तहत कवरेज, इस बीमा योजना के तहत ना 5 लाख रुपए दिए जाते हैं वृद्धों को, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके ये कर रही है, तो इसलिए 5+5 यानी 10 लाख रुपए तक का इनको मिलेगा। किसको? बुजुर्गों को। ऐसे बुजुर्ग जो 70 वर्ष से ऊपर हैं, उनके नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का समग्र स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। ध्यान रहे, ये भी स्वास्थ्य कवरेज है, मेडिकल कवरेज। देखो, मेडिकल कवरेज का मतलब ये होता है ना कि आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, आपको उतने तक का इलाज दिया जाएगा। आपको अगर मान लो कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो आप इतने तक का इलाज करा सकते हो। ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना भी है, उसमें 5 लाख तक का कवरेज है। तो फिर अब कुछ कुछ राज्यों में 25 लाख कवरेज भी है, ये भी ध्यान रखना, ये आपका समझो अपवाद पॉइंट है। जैसे राजस्थान में वही PMJAY संजीवनी के नाम से चलती है, चिरंजीवी के नाम से चलती है। तो ये 10 लाख रुपए तक का समग्र मिलेगा, तो इसमें 5 लाख रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार, 5 लाख रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी। अगर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात करें, तो ये शुरू कब हुआ था केंद्र के द्वारा? तो केंद्र के द्वारा 4 मई 2017 को शुरू किया गया था। क्लियर है? याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अगला, अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने प्रसिद्ध हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए? तो अभी देखिए, अभी कल पद्म पुरस्कारों की का वितरण हुआ। आप जानते हो, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिए जाते हैं, दिए नहीं मतलब अनाउंस किए जाते हैं, अनाउंसमेंट होता है पद्म पुरस्कारों की। ठीक है, तो तब हुआ था। इस बार कितना अनाउंसमेंट हुआ है? 139 का, 139 का, लेकिन आपको ऑप्शन में 139 तो दिया ही नहीं, दिखा ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली में ना, अभी जो कल दिया गया वो 71 हस्तियों को ही दिया गया, बाकियों को आने वाले दिनों में दिया जाएगा, अभी नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो 71 को दिया गया है, इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 71 वाला भी बता दूंगा, मतलब 71 वाला आज देख लीजिएगा। और टोटल वाला तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और जब ये टोटल हो जाएगा तो मैं पूरा लिस्ट आपको एक बार फिर से दे दूंगा। जब गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब अनाउंस किया गया था, तभी मैंने आपको डिटेल बताया था। तो टोटल 139 नामों की घोषणा की गई है, 71 अभी दे दिए गए हैं, अभी और दिए जाएंगे। घोषणा होती है 26 जनवरी के एक दिन पहले, या कहें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या जिसे कहते हैं। तो तब अनाउंसमेंट होता है, फिर कहा जाता है कि कभी खाली समय देखकर आगे 2-4 महीनों में वितरण कर दिया जाएगा, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ दिया नहीं जा सकता। ऐसे ही यहाँ पर देखो, आधे लोगों को लगभग में बुलाया गया और आधे लोगों को कहा गया कि अगली बार में। तो 7 पद्म विभूषण मिलने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 19 पद्म भूषण मिलेंगे और 113 पद्मश्री मिलेंगे। ये 3 पद्म पुरस्कार आप याद रखना। ठीक है जी, चलिए, अभी तक अब की बार भारत रत्न अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगला, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन का हाल ही में विमोचन किया गया? रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये पुस्तक है। इस पुस्तक का अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। इसको लिखा है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रीनिवास रामानुजन जी की याद में ये पुस्तक लिखी गई है। आप जानते हो, ये महान गणितज्ञ थे। मात्र 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने बहुत सारे नियम, बहुत सारे समीकरण दिए इंडिया में। ठीक है, इंडिया नहीं, पूरे विश्व को भी दिए उन्होंने। 32 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, और इनके निधन होने पर साथियों 32 वर्ष से कम उम्र के जो गणितज्ञ होते हैं उनको आज भी पुरस्कार दिया जाता है। 32 वर्ष से कम उम्र के जो भी गणितज्ञ होते हैं उनको रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। और इनकी जयंती 22 दिसंबर को होती है, तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। खैर, इस पुस्तक पर आते हैं, तो इसमें रामानुजन जी की जो लाइफ है, जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, मतलब इनकी पूरी जीवन पर आधारित ये पुस्तक है, जो अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी हुई है। अगला, अप्रैल 2025 में इसरो को कितने महीनों के लिए अंतरराष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं का नेतृत्व सौंपा गया है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको अभी हाल ही में 6 महीनों के लिए, कितने महीने? 6 महीनों के लिए अंतरराष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं का नेतृत्व सौंपा गया है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी को ऐसा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है कि पूरी पृथ्वी पर जो भी अगर मान लो कोई अंतरिक्ष या प्रमुख आपदा आती है, तो उनको कैसे ये नेतृत्व करके कैसे वो टाल सकता है, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। दुनिया में कुछ गिनी चुनी ही स्पेस एजेंसियां हैं जो ऐसी जिम्मेदारियां पाती हैं, जो बड़ी बड़ी हैं, मतलब अब तक गिनी चुनी हाथ में आप गिन सकते हो। नासा हुआ, रॉसकॉस्मॉस हुआ रसिया का,
इसके अलावा चाइना का हुआ CNSA। तो ऐसे ही गिनी चुनी ही हैं जो इस लेवल की ताकत रखती हैं कि पूरी पृथ्वी पर अगर कोई खतरा आने वाला है तो उनको किसी प्रकार से टाला जा सकता है। अब ऐसा यहाँ पर 6 महीने के लिए भारत को जिम्मेदारी दी गई है या कहीं इसरो को दी गई है। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC और इसरो, इसने वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों की भागीदारी के साथ हैदराबाद में 53वीं चार्टर बैठक आयोजित की हुई है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई खतरा आने वाला है 6 महीने में तब होगा। देखिए एक्चुअली में ये जिम्मेदारी देने का मतलब कि अगर मान लो आपको नेतृत्व करना हो तो आप कैसे मैनेज करोगे, प्लस आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी एजेंसियों को है उनको साथ लाना है, साथ जोड़ करके ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं, कुछ मीटिंग्स करनी है, कुछ डिसीजंस लेने हैं, तो आप ऐसे कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे। मतलब जैसे किसी सदस्य की किसी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता नहीं दी जाती है कुछ समय के लिए, ऐसे ये भी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अध्यक्ष इसके वी नारायणन है और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। अगला, अप्रैल 2025 में हुए चुनाव में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री साथियों बन गए हैं मार्क कॉर्नी। मार्क कॉर्नी अभी प्रधानमंत्री थे भी, अभी फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गए हैं। लेकिन अभी जब ये थे तब ये थे जस्टिन ट्रूडो की वजह से, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिए थे, तो कुछ महीनों के लिए मार्क कॉर्नी थे प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद फिर चुनाव होना था, चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव में इनकी पार्टी ने जीत हासिल की। बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए, 172 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, इनकी पार्टी जो है 167 सीट पाई हुई है, 167 सीट जीती है। लेकिन फिर भी पिछली बार की अपेक्षा काफी ज्यादा अच्छे पोजीशन में है। पिछली बार इनको आप जानते हो ना, वो गुरमीत सिंह खालिस्तानी समर्थक जो था वो पूरा पूरा अपना पार्टी चलाता था, उसी हिसाब से इसी वजह से दबाव में आकर इनको जस्टिन ट्रूडो को बहुत कुछ बोलना पड़ता था भारत के खिलाफ भी, है ना। तो बहुत सारा ये लोग खालिस्तानियों को सपोर्ट करते थे। तो कारण यही था क्योंकि इनका वोट बैंक वहां पर संतुष्ट हो रहा था, या कहें कि वो गठबंधन की सरकार थी। लेकिन इस बार बहुत कम डिपेंडेंट रहेगा, उम्मीद है कि अच्छा ये काम करेंगे मार्क कॉर्नी। खैर कनाडा है, बहुत सही ये भी नहीं है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की अपेक्षा कुछ हद तक तो ठीक है। पीएम मोदी ने इनको बधाई भी दी हुई है और कहा है कि रिश्ते हो सकता है आगे हम लोग सुधारने पर काम करें, क्योंकि भारत के बहुत सारे लाखों स्टूडेंट और नागरिक वहां पर रहते हैं। तो ऐसे में भारत और कनाडा के रिलेशन अच्छा होने की उम्मीद है और अच्छा करना भी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में ना बिल्कुल खराब कंडीशन पे आ गए हैं। खैर ये बन गए हैं वहां के नए प्रधानमंत्री, लिबरल पार्टी से हैं, ये बात ध्यान रखना। नीचे पड़ोस में है ट्रंप, ट्रंप है राष्ट्रपति, ट्रंप की पार्टी का नाम रिपब्लिकन है, पार्टी का नाम भी याद रखा करो। कनाडा की राजधानी ओटावा होती है, मुद्रा कनाडियन डॉलर। आप लोकेशन में देखोगे तो जैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नीचे आपको मैक्सिको दिख जाएगा, ऊपर आपको ये कनाडा दिखेगा। कनाडा जो है ना, ये इसका जो कोस्टल बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये देखो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों में भी ये बटा हुआ है, तो इसका कोस्टल बॉर्डर दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना। तटीय रेखा सीमा, तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जहां 5वीं समुद्री जनगणना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई। साथियों 5वीं समुद्री जनगणना ऑफिशियल तरीके से शुरू हो चुकी है और ये शुरुआत हुई इस समिट से। इस समिट तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन ये हुआ मुंबई में आयोजित किया गया। और ये देखिए आप यहाँ कोस्टल स्टेट फिशरीज मीट हुआ है 2025 और ये 24 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, तो इसी में 5वीं समुद्री जनगणना भी शुरू की गई है। इसकी अध्यक्षता की है लल्लन सिंह ने, जो राजीव रंजन सिंह के नाम से जाने जाते हैं, उनका ऑफिशियल नाम है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, इन्होंने इसे शुरू किया। इसी टाइम पर ना एक ऐप लॉन्च किया गया है, व्यास नाव, या कहें व्यास नाव, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है विलेज जेट्टी अप्रेजल नेविगेटर। अब इसमें देखो जो जो यहाँ बड़ा बड़ा लिखा गया है ना, इसका मतलब कि वो यहाँ लेटर लिया गया है। जैसे व्यास में वी, यहाँ पर वी लिया गया है, और वाई जो है ना ये यहाँ से जेटी से लिया गया है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है जब इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न अभी हाल फिलहाल में व्यास नाव ऐप लॉन्च किया गया, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो वहां पर कुछ और वाई से दे देगा। लेकिन ध्यान रखना ये विलेज का पहला लेटर वी से लिया गया और जेट्टी का आखिरी लेटर लिया गया, बाकी तो अप्रेजल नेविगेटर ये तो है ही। ठीक है, अगला, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। तो त्रिनिदाद और टोबैको की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी एक बार बीच में, वही दोबारा से बन गई हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री तो दूसरी बार बनी है, लेकिन ये चूंकि पहली महिला ही हैं और इनके बाद कोई और महिला नहीं बना और ना ही इनके पहले कोई पहली महिला बनी थी, तो इसीलिए यहाँ पहली महिला प्रधानमंत्री ही कहा जा रहा है। तो त्रिनिदाद और टोबैको की पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर हैं।
कमला प्रसाद बिसेसर, त्रिनिदाद और टोबैको ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है, लेकिन नाम देखिए आपको इंडियन लग रहा है, कमला प्रसाद बिसेसर, है ना, और हैं भी ये भारतीय मूल की। 2024 में इनको ग्लोबल गवर्नमेंट लीडर्स का अवार्ड भी मिला था कमला प्रसाद बिसेसर को, और ये त्रिनिदाद और टोबैको की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। 5 साल का कार्यकाल इनका होने वाला है। इससे पहले 2010 से 2015 तक ये रह चुके हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान राष्ट्रपति को उन्होंने हराया है। त्रिनिदाद और टोबैको की बात करें तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी होती है, मुद्रा होती है त्रिनिदाद एंड टोबैको डॉलर, ठीक है, टीटी डॉलर कह सकते हो। पोर्ट ऑफ स्पेन याद रखना। मैप में कहां पर है लोकेशन, तो आप देखोगे अगर दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आओगे, जैसे अभी मैंने आपको उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट को दिखाया कनाडा, तो कनाडा के नीचे यूएसए, यूएसए के नीचे मैक्सिको, मैक्सिको की और नीचे आ जाओगे ना पनामा होके नीचे, तो वहां दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है इधर। और उसी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश है ब्राजील, ब्राजील के ऊपर आप देखोगे वेनेजुएला, वेनेजुएला के ऊपर ये छोटा सा देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है ना, इसे ध्यान रखना, यही देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, बहुत ही छोटा सा देश है। अगला, हाल ही में डाक विभाग ने किस वाद्य यंत्र से संबंधित पंडित चतुरलाल को स्मारक टिकट जारी कर सम्मानित करने का फैसला लिया, तो पंडित चतुरलाल के नाम पर एक स्मारक टिकट जारी किया गया है, और ये तबला वादक थे, बहुत ही फेमस तबला वादक रहे हैं। इनकी पीढ़ियां, इनकी पुरानी पीढ़ियां भी सब तबला वादन करती थी, और दरबारी ये हुआ करते थे, मतलब दरबारी मतलब ना जो राजाओं महाराजाओं के दरबार में बजाया करते थे तबला, वो हुआ करते थे। तो ये अभी पंडित चतुरलाल जो है इनके सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किया गया है, और ये स्मारक डाक टिकट जो है भारतीय डाक विभाग ने जारी किया है। पंडित चतुरलाल आपको ये दिख रहे हैं, ये रहे तबला वादक पंडित चतुरलाल, और इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं की जयंती शताब्दी समारोह के अवसर पर डाक विभाग द्वारा ये जारी किया गया, इनके जन्म के 100 साल पूरे होने पर, ठीक है। उदयपुर में ये जन्मे थे पंडित चतुरलाल जी, दरबारी संगीतकारों के परिवार से हुआ करते थे। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो से अपने संगीत करियर की उन्होंने शुरुआत करी हुई थी। क्लियर, तो ये थे साथियों आज के टॉप 9 करंट अफेयर क्वेश्चन। आज क्वेश्चन 9 है, कम है संख्या। और हाँ, एक बड़ी अपडेट है, सेना अध्यक्षों के साथ एक बड़ी मीटिंग हुई है कल, जिसके बाद कुछ नतीजे निकल करके आए हैं, वो सब मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अभी जो सुबह अपलोड हुई है उसको जाकर के जरूर देखिएगा। कुछ बड़ा होने वाला है, आज ही हो सकता है या फिर हो सकता है कल हो। बहुत बड़ा अटैक हो सकता है पाकिस्तान पर, और हो सकता है इसी झटके में पीओके भी आ जाए, तो आप देखिएगा जरूर, सुबह में वीडियो अपलोड हुई है। कल मैंने आपसे पूछा था कौन सा बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर होता है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर होता है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कुल कितने देशों से सील पुरस्कार मिल चुके हैं, तो 22 देशों से मिल चुके हैं। आज आपको क्या बताना है, आज बताना है आईपीएल के अब तक के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है। आई होप आप सब बता पाओगे आराम से, अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में पूरे भारत में चीते और शावकों की कुल संख्या कितनी है, पूरे भारत में बात की जा रही है, बताइएगा जरूर। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा साथियों अगली वीडियो में अगले अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।